लखनऊ में रसोइया सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी 11 रसोइयों को करेंगे सम्मानित। कार्यक्रम में करीब 1500 रसोइये होंगे शामिल। कांग्रेस को अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। विपक्ष पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा 2047 तक न अखिलेश यूपी के सीएम बनेंगे न राहुल गांधी पीएम। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण विरोध के खिलाफ प्रदर्शन तेज। ब्रजेश पाठक ने छात्रों के ज्ञापन केंद्र को सौंपा। अखिलेश ने कहा कि प्रदर्शन नहीं साजिश है। राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस। अनुराग ठाकुर की शिकायत पर जारी हुआ नोटिस। लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का लगा आरोप। देश भर में भारी बारिश का कहर जारी। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज गुलाब सिंह लोधी का बलिदान दिवस। सीएम योगी अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। सुबह 10 बजे अमीनाबाद में कार्यक्रम। बलिदान स्थल झंडेवाला पार्क में कार्यक्रम। तो सीएम योगी अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। सुबह 10 बजे अमीनाबाद में कार्यक्रम होगा आयोजित। बलिदान स्थल झंडेवाला पार्क में कार्यक्रम। आज गुलाब सिंह लोधी का बलिदान दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। तो सुबह 10 बजे अमीनाबाद में कार्यक्रम होने जा रहा है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो आज 10 बजे ये कार्यक्रम होगा। अमीनाबाद में ये कार्यक्रम होगा जहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। जहां सीएम योगी अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। सुबह 10 बजे अमीनाबाद में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। तो आज गुलाब सिंह लोधी का बलिदान दिवस। सीएम योगी अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। सुबह 10 बजे अमीनाबाद में इस कार्यक्रम का होने जा रहा आयोजन। बता दें बलिदान स्थल झंडेवाला पार्क में ये कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाराणसी के दौरे पर जापानी डेलीगेशन आज विश्वनाथ धाम में दर्शन करेगा। जापानी डेलीगेशन में 240 लोग शामिल हैं। तो कल बता दें कि कल जापान से पूरा एक डेलीगेशन पहुंचा था वाराणसी। कल सबसे पहले सारनाथ के दर्शन किए, एक बैठक में हिस्सा लिया। इसी के साथ साथ रात में गंगा आरती देखी और गंगा आरती देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। जापानी डेलीगेशन में 240 लोग मौजूद हैं और उनका कहना है कि ऐसी नज़ारा, ऐसा दृश्य उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा और इस दृश्य को देखकर वो अभिभूत हुए। उनका कहना था कि गंगा आरती ने उनको बहुत शांति पहुंचाई है। वाराणसी में आकर वो अपने आप को बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम में दर्शन करेंगे जापानी और आज काशी विश्वनाथ के दर्शन की बारी है। और देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर को जिस तरीके से उसका निर्माण किया गया है, जितनी भव्यता काशी विश्वनाथ मंदिर में है, वो भी देख करके जापानी डेलीगेशन अभिभूत जरूर होगा। और कहते हैं कि जो काशी आता है वो कभी काशी को भूल नहीं पाता है। जापानी डेलीगेशन पहुंचा वाराणसी। वाराणसी के दौरे पर जापानी डेलीगेशन, उनका सम्मान किया गया और मंत्री जयवीर सिंह इस डेलीगेशन को वाराणसी के बारे में एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं
240 लोग इस डेलीगेशन में मौजूद हैं। तो बता दें कि इस जापानी डेलीगेशन में 240 लोग मौजूद हैं जिन्होंने कल सारनाथ मंदिर के दर्शन किए, बौद्ध धर्म को भी बहुत करीब से समझा। जापानी डेलीगेशन में 240 लोग यहां पर पहुंचे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ के आज दर्शन करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के बाद उनका क्या कुछ कार्यक्रम है उसकी जानकारी हमारे सहयोगी प्रवीण देंगे। प्रवीण, देखिए, कल ये डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा था, गंगा आरती देखी, सारनाथ मंदिर पहुंचे और आज काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो काशी में डेलीगेशन, जापान का डेलीगेशन आया है, उनका जिस तरह से काशी वासियों ने और काशी के जो सरकारी अमला है, कहा जाए सरकारी तंत्र है, वो पूरी तरह से भव्य स्वागत का जो आयोजन हुआ, जिस तरह से सारनाथ में और सारनाथ के जो स्तूप धमेक और बौद्ध स्थली, बौद्ध उपदेश स्थली का भ्रमण कर अभिभूत हुए, उसके बाद काशी में जाते हैं, क्रूज से गंगा आरती देते हैं। जो भव्य गंगा आरती होती है, विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की जो आरती है, उसको देखकर एक आध्यात्मिक, उन्होंने बताया कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का जो है विकास हुआ है काशी में आकर निश्चित तौर से। और आज वो लोग जो है सुबह 10 बजे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाएंगे। जो भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो कहा जाए भव्य स्वरूप है वो देखेंगे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था, उनका विजन था काशी विश्वनाथ को एक भव्य रूप देना जो पर्यटन को बढ़ावा देगा। निश्चित तौर से ये उसी का एक कदम है कि आज जापान से जो डेलीगेट्स आए हैं 240 लोग, वो काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे और उसकी भव्यता को देखेंगे। तो ये निश्चित तौर से ये जो काशी की भव्यता है, काशी की सभ्यता है, उसको देखने का नजदीक से जो सैलानियों को अवसर मिल रहा है, ये पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि काशी पर्यटन के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। इसकी पूरी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। क्योंकि काशी दर्शन और आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसलिए पूरा जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश शासन तक यही चाहेगा कि काशी में इसी तरह से जो सैलानी आए उनको जो है सुविधाएं मिले और उनको जो आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्ञान है वो प्राप्त हो, ताकि वो जाकर उसका विस्तार कर सके और विदेशों में खासकर जो अदर कंट्रियां हैं उसमें विस्तार हो, ताकि लोग नजदीक से भारत के कल्चर को और भारत की संस्कृति को जान सके और उसका जो है भव्य विस्तार हो सनातन का। क्योंकि सनातनी जो है बाबा योगीनाथ की सरकार है यहाँ, और किस तरह से सनातन और संस्कृति, ऊर्जा और विकास तीनों मॉडल जो कहा जाए तो लेकर चल रहे हैं, वो विजन देखने को यहाँ उत्तर प्रदेश में मिलेगा और उसका विस्तार होगा। बिल्कुल, वाराणसी के दौरे पर पूरा जापानी डेलीगेशन है, काशी विश्वनाथ मंदिर के आज दर्शन करेंगे। देखिए, कल सारनाथ जाकर ही काफ़ी अभिभूत हुए जापान के लोग और जो गंगा आरती देखी गई, क्योंकि जो भी गंगा आरती एक बार देख लेता है वो उस दृश्य को कभी नहीं भूलता। आज काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे। जानना चाहूँगी इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम, इसकी कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, सूत्रों की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि डेलीगेशन का वैसे 11 बजे तक जो आधिकारिक जानकारी थी वो ये था कि 10 बजे दर्शन करेंगे, 11 बजे एयरपोर्ट रवाना होंगे। लेकिन सूत्रों की अभी अगर माने तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं तो शायद ताज होटल में नाइट डिनर भी हो सकता है उन लोगों का, लेकिन ये अभी आधिकारिक नहीं है, कहा जा सकता है इसको। लेकिन जो काशी की छटा उसको देखकर अभिभूत हुए हैं। जिस तरह से आप सोचिए कि एक प्रदेश के मुखिया के कंधे पर हाथ रखकर बच्चों ने, वहां के बच्चों ने जो है डेलीगेशन के जो बच्चे आए हुए थे उन्होंने हाथ रख के उनके कंधे पर जिस तरह से तस्वीर खींची, ये दर्शाता है कि हम भारतीय जो है किस तरह से लोगों का स्वागत करते हैं और किस परंपरा के साथ करते हैं। और जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो नारा है उसको हम लेकर चलते हैं और किस तरह से मेहमानों का स्वागत करते हैं और उनको आत्मीय भाव देते हैं, वो योगी आदित्यनाथ ने दिखाया। वो काशी में भी दिखा, काशी की आरती देखिए। आज जो है बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने का समय है, यहाँ से आशीर्वाद, चूंकि जापान के प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने काशी की का नजारा भी देखा था, आरती देखी थी। उसके बाद ही उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की एक भव्य रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का सौगात भी दिया था जो शिंजो आबे के नाम पर दर्ज है। तो जापान से जो है भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ काशी का जो गहरा रिश्ता है वो यही दर्शाता है कि जापान का काशी का एकदम कहा जाए तो जो रिश्ता है
वो बहुत ही नजदीक का रिश्ता है और इसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ये रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा में रेड, पाक बेस्ड आतंकी हैंडलर्स के नेटवर्क की जांच, आतंकियों को पनाह देने के आरोपों की जांच, डिजिटल दस्तावेजी और अन्य अहम सबूत जुटाए गए। एलईटी से कथित कनेक्शन वाले मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पाक बेस्ड आतंकी हैंडलर्स के नेटवर्क की जांच की जा रही है, जहां आतंकियों को पनाह देने के आरोपों की जांच की जा रही है, जहां डिजिटल दस्तावेजी और अन्य अहम सबूत जुटाए गए हैं। एलईटी से कथित कनेक्शन वाले मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिली। श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा में रेड, पाक बेस्ड आतंकी हैंडलर्स के नेटवर्क की जांच की गई है, आतंकवादियों को पनाह देने के आरोपों की जांच की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आतंकी नेटवर्क की जांच की जा रही है। श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा में रेड की गई है। बिजनौर में जहां लेखपालों के खिलाफ एंटी करप्शन और विजिलेंस की ट्रैप कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने मोर्चा खोल दिया। संघ ने अयोध्या की सोहावल तहसील में लेखपाल उत्कर्षदीप के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेखपाल संघ आरोप है कि मामलों में पर्याप्त जांच के बिना निर्दोष लेखपालों को फंसाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भय का माहौल है। संघ ने सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। साथ ही ट्रैप कार्रवाई से पहले शिकायतकर्ता की पृष्ठभूमि, शिकायत की सत्यता जांचने की मांग रखी गई है। संघ ने स्पष्ट एसओपी जारी कर निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। तो लेखपालों की ट्रैप कार्रवाई पर संघ ने खोला मोर्चा। संघ का कहना है कि पहले निष्पक्ष जांच की जाए, साक्ष्यों की, जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसकी पृष्ठभूमि को समझा जाए, उसके बाद ये कार्रवाई की जाए। इस तरीके की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इससे लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। तो उत्कर्षदीप मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठी। सर, आज हम लोग जो अयोध्या में हमारे लेखपाल साथी को एंटी करप्शन टीम के द्वारा ट्रैप किया गया दुर्भावना के कारण, जिसमें हमारे लेखपाल साथी जो वीडियो फुटेज था उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उस व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती फाइल में पैसे रखे जा रहे हैं और शायद उनको ये ज्ञात नहीं होगा कि यहाँ पे कैमरे की भी फुटेज है और हम लोग भी फंस सकते हैं। जो हमारे साथी को उन्होंने ट्रैप किया गया वो बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। हमारा लेखपाल संघ जिला बिजनौर इस कृत्य की घोर निंदा करता है। मैं बिजनौर की जिलाध्यक्ष अंजलि त्यागी आज तहसील धामपुर में हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबेडकर नगर में नगर पंचायत के चेयरमैन ओमकार गुप्ता को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया। बताया जा रहा है कि चेयरमैन के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शासन स्तर से यह कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 के प्रावधानों के तहत चेयरमैन को पद से हटाने का फैसला लिया गया। ओमकार गुप्ता बीजेपी से सक्रिय रूप से जुड़े नेता रहे हैं। चेयरमैन का पद रिक्त होने के बाद अब उपचुनाव होने तक नगर पंचायत के प्रशासनिक और वित्तीय कार्य प्रशासक के जरिए संचालित होंगे। तो चेयरमैन ओम प्रकाश गुप्ता को पद से हटाया गया, जहां शिकायतों के बाद चेयरमैन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार इनको लेकर शिकायतें मिल रही थी। अब चेयरमैन हटते ही नगर पंचायत की सियासत गर्मा गई है। ये पद खाली हो गया है। अब उपचुनाव कब होंगे, ये सवाल लगातार उठ रहा है। शिकायतों के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। चेयरमैन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। चेयरमैन हटते ही नगर पंचायत की सियासत गर्मा गई।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां बदायूं से ड्राइविंग टेस्ट में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बिलसी रोड स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेटेड ट्रैक पर फर्जी तरीके से टेस्ट देने की कोशिश पकड़ी गई। बताया जा रहा है कि सुनील कुमार के स्थान पर फिरोज ड्राइविंग टेस्ट दे रहा था। बायोमेट्रिक फोटो मिलान के दौरान सुपरवाइजर को शक हुआ, जिसके बाद दस्तावेजों की जांच की गई और पूरा मामला सामने आया। इसके बाद परिवर्तन दल की मदद से दोनों को ARTO कार्यालय लाया गया। पूछताछ के बाद परिजनों की सूचना दी गई। बताया गया कि दोनों ने लिखित माफीनामा दिया, जिसके बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। लिखित नामा लिखवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ड्राइविंग टेस्ट में फर्जीवाड़ा, बायोमेट्रिक में ये बड़ा खुलासा हुआ। सुनील की जगह फिरोज दे रहा था टेस्ट। तो ऑटोमेटेड ट्रैक पर फर्जीवाड़े की कोशिश पकड़ी गई। बायोमेट्रिक से पूरा खुलासा हुआ। ड्राइविंग टेस्ट में फर्जीवाड़ा, जहां सुनील की जगह फिरोज दे रहा था टेस्ट। मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध विदेशी नागरिक पकड़ा गया। पूछताछ में उसकी पहचान बांग्लादेश के हबीगंज जिले के निवासी मोहम्मद रियाज अहमद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उसके पास भारत में प्रवेश के लिए ना पासपोर्ट मिला, ना ही वैध वीजा या अन्य दस्तावेज। तलाशी में मोबाइल फोन, पर्स, 110 रुपए नकद और बांग्लादेश में जारी जन्म प्रमाण पत्र की छायावृत्ति मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय खुफिया इकाइयां, ATS और IB की भी सूचना दी गई है। पुलिस को आशंका है कि उसने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया है। GRP ने संबंधित कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेशन पर पकड़ा गया संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक, जहां पुलिस पूरी जांच कर रही है और माना जा रहा है कि ये गलत तरीके से, अवैध तरीके से देश के अंदर घुसा है। बदायूं में कई बाइकों पर सवार दर्जनों युवकों पर दबंगई करने का आरोप है। आरोप यह है कि युवकों ने सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के कटरा ब्रह्मपुरा में एक युवक को उसके घर से जबरन खींचकर अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि युवकों की दबंगई के सामने मोहल्ले के लोग विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। युवक की बरामदगी और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने बदायूं की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की ओर से मामले में क्या कार्रवाई की गई, इस पर नजर बनी हुई है। तो देखिए, ये पूरा वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि वीडियो पुलिस को भी मिल गया है और इस पूरे मामले की जानकारी भी पुलिस को दी जा चुकी है। पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई होती है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे युवक एक साथ लड़ रहे हैं। कई बाइकों पर सवार युवकों ने तांडव यहां पर मचाया। बदायूं से ये खबर, दबंगई के सामने बेबस दिखे मोहल्ले के लोग। तो देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, युवक हैं, जो यहाँ पर मारपीट करने के लिए पहुंचे थे अपनी बाइकों से। एक बाइक में 4-4 लोग सवार थे। कई बाइकों पर सवार होकर ये दबंग युवक यहाँ पर पहुंचते और मारपीट करते, जहां मोहल्ले वालों में डर का माहौल इसके बाद व्याप्त हो गया। कानपुर में झूलेलाल जयंती के भव्य जुलूस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जुलूस के रूट पर सड़कों की बदहाली की शिकायत के बाद आज मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांड्यन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई इलाकों का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने ब्रह्मनगर, 80 फीट रोड और पी रोड समेत जुलूस मार्ग का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सड़क का मुख्य काम पूरा हो चुका है, लेकिन बारिश के चलते हॉट मिक्स की टॉपिंग में दिक्कत आ रही थी। प्रशासन ने मौसम को देखते हुए आज रात तक सड़क का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कल पूरे रूट पर विशेष सफाई अभियान चलेगा और जुलूस से पहले मार्ग पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। देखिए, झूलेलाल जी का जो जयंती है परसों, उस पर बड़ा जुलूस निकलता है, शहर का बीचों बीच होते हुए निकलता है। बहुत सारे परिवारों से जुड़े हुए हैं और ये शहर में क्या है ना, तो पहले नगर निगम का काम चल रहा था काफी समय से,
उस पर कुछ काम आधा अधूरा रह गया था, उसे लेके उन लोग चिंतित थे। आज सुबह शिकायत मिली थी, इसलिए तो हम पूरा टीम के लेके गए थे। काम तो मोटा मोटा कंप्लीट हो गया है। अभी बारिश की वजह से हम लोग ऊपर का जो हार्ट मिक्स का टापिंग लगाना था वो लगा नहीं पा रहे थे। अभी आज मौसम खुल गया था, हमने पुलिस से भी बात करके डाइवर्जन लगा दिया। आज शाम तक उसको रोड भी बन जाएगा, ताकि नंगे पैर चलते हैं उन लोग को तकलीफ ना हो जाए। मुरादाबाद में मिशन कायाकल्प के तहत सरकारी स्कूलों की तस्वीर तेजी के साथ बदली और आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद में सरकारी स्कूलों के मेकओवर पर करीब 57 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इनमें 85 करोड़ रुपए की लागत से 48 बेसिक स्कूलों का आधुनिकीकरण किया गया, जबकि करीब 12 करोड़ रुपए से 80 कक्षाओं को डिजिटल क्लासरूम में तब्दील किया गया। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड और आरओ से शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दावा यह है कि आधुनिक सुविधाओं से प्रभावित होकर कुछ अभिभावक अब बच्चों का दाखिला सरकारी स्मार्ट स्कूलों में करा रहे हैं। तो डिजिटल क्लासरूम से सरकारी स्कूलों की सूरत बदली है। मुरादाबाद से ये तस्वीर, सरकारी स्कूलों में अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ा है। बच्चे यहाँ पर बड़ी मात्रा में पहुँच रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके तमाम स्कूलों को प्राइवेट जैसी सुविधाएं देने का प्रयास। आरओ का पानी, अच्छा खाना, अच्छी सीटें और अच्छा वातावरण। डिजिटल क्लासरूम से सरकारी स्कूलों की सूरत बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर सब मिलकर प्रयास करें तो इन स्कूलों की भी तस्वीर बदल सकती है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे भी बड़े पदों पर पहुँच सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की घूसखोरी होती है, जिस तरीके का धोखा बच्चों के साथ किया जाता है। कि नगर निगम मुरादाबाद एवं स्मार्ट सिटी मुरादाबाद के द्वारा 3 वर्ष पहले से ही बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल हैं उनके मिशन कायाकल्प के तहत 48 स्कूलों को टेक ओवर किया गया था और अपनी तरफ से पहल करते हुए ही नगर निगम मुरादाबाद ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से इन 48 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का कायाकल्प करीब 85 करोड़ की लागत से कराया है और जिनका रखरखाव भी अभी भी सुनिश्चित। कानपुर में त्योहार से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों की जांच के लिए हटिया एक्सप्रेस रोड और फजलगंज की खोया मंडी में सघन अभियान चलाया गया। जांच के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने खोया समेत खाद्य पदार्थों के 19 नमूने लिए, जिन्हें लैब जांच के लिए भेजा गया। वहीं हटिया खोया मंडी में करीब 450 किलो दूषित और बदबूदार खोया मिला। खाद्य विभाग ने मौके पर ही इसे हटवाकर बाबूपुरवा स्थित नगर निगम यार्ड में नष्ट कराया। अधिकारियों के मुताबिक लैब जांच में यदि नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो दुर्गयुक्त खोया मिलने पर कार्रवाई की गई, यानी बदबूदार खोया मिलने पर कार्रवाई की गई। और बता दें कि त्योहारों का समय है और त्योहार आ रहे हैं, उसके पहले खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। ललितपुर में बारिश ने पाली थाना परिसर में व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद थाना परिसर में पानी भर गया और फरियादियों को पानी से होकर थाने पहुंचना पड़ा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि परिसर में जलभराव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जल निकासी की बदहाल व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही है कि जब थाना परिसर में ही बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है तो आम लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं और आप देख सकते हैं कि थाने परिसर के पास ही कितना जल भराव है। जब थाने के पास ऐसा पानी भरा है तो आप सोच सकते हैं जो लोगों के लिए जो आम रास्ते हैं वो किस तरीके से होंगे, उनकी क्या स्थितियां होंगी। बारिश में तालाब बना पाली थाना परिसर। अब यहाँ फरियादी अपनी फरियाद लेकर कैसे आएंगे और जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी इस बदहाली का शिकार हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जल भराव हो गया है, पानी से होकर थाने पहुंचने को मजबूर लोग। ललितपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी से होकर थाने पहुंचने को मजबूर फरियादी। बारिश में तालाब बना पाली थाना परिसर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।